आगे चलते हैं और हम बात करते हैं देवीना मेहरा जी से, अब फर्स्ट ग्लोबल की मैनेजिंग डायरेक्टर। और देवीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट जब आपके साथ एक स्पेशल शो किया था तो आपने एक डेटा पॉइंट शेयर किया था कि लास्ट 40 साल की हिस्ट्री बताती है कि जब जब कोई कंसर्न्स आए हैं वॉर रिलेटेड, तो वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल उस इवेंट से हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। आज हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे होंगे, आपको वापस उनको याद आ रही होगी ये बात, क्योंकि पॉजिटिव रिटर्न्स तो ऑलरेडी हो गए। इंडिया और बहुत सारे दूसरे मार्केट्स इंक्लूड करते हुए प्री वॉर लेवल्स पे आ गए हैं, जो आपका लेटेस्ट नोट भी है कि ग्लोबल इक्विटीज में ग्रीनर पैस्चर्स नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, आपकी बात ठीक थी कि मैंने यही आपको, बिकॉज हम लोगों ने ये सब डेटा पॉइंट्स निकाले थे कि पिछले 40 सालों में जो भी डिसरप्शन हुई है, चाहे वो युद्ध से रिलेटेड हो या फिर कोई टेररिस्ट अटैक जैसे 9/11 था, तो इन सब के बाद जब आप मतलब उसका असर उस समय तो आता है, पर साल 6 महीने बाद वो असर नजर नहीं आता। वो नजर खाली आता है उन्हीं बाजारों पे जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं। तो अब इस बार थोड़ा इम्पैक्ट दूसरी तरह से आएगा जरूर, क्योंकि ये मतलब डायरेक्ट ये युद्ध का नहीं, लेकिन ये युद्ध के कारण जो कमोडिटी इसके भाव हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही कमोडिटी मार्केट्स में बड़े प्लेयर्स हैं। आपको बहुत सारी चीजें, मतलब कच्चा तेल तो खैर है ही, और गैस, नेचुरल गैस, बट उसके अलावा भी बहुत सारे जो मेटल्स या धातु हैं, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, इवन जो फर्टिलाइजर के लिए पोटैश यूज होता है, और उसके अलावा बहुत सारे जो कृषि उत्पाद हैं, मतलब गेहूं से लेके आप जो एडिबल ऑयल, जो खाने वाले तेल होते हैं, वो सब चीज में, तो वो इम्पैक्ट इस बार उस कारण से ज्यादा आएगा। जैसा इवन जो पुराना भी जो डेटा है उसमें 1 साल बाद इक्विटी मार्केट में उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो तेल यानी क्रूड और गोल्ड, इस पर कुछ असर तो तब भी नजर आता था। और इस बार वो जो कमोडिटी बास्केट है वो काफी बड़ी हो गई है, तो उसमें आपका जो भी उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कुछ लंबा खींचेगा, और उसका बहुत तरह का इम्पैक्ट हो सकता है कंपनीज पे, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पे। तो वो आपको अब थोड़ा सा अंदर घुस के समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया एक ही तरफ रहेगी। और जो आपने मेरे नोट की आर्टिकल की बात की, उसमें भी यही बात है कि जबकि ज्यादातर बाजार जो इक्विटी मार्केट्स देखे तो इस दौरान नीचे गिरे हैं, इस दौरान मीनिंग जनवरी से लेके अब तक भी, युद्ध से पहले से लेकर, लेकिन कुछ बाजार जो दुनिया में अच्छा कर रहे हैं, उनमें जो एक कॉमन थीम है, जो एक समानता है, वो ये कि ज्यादातर वो ऐसी जगह है जहां नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं। तो जहां पर कुछ आपके पास ऐसे खनिज हैं या इस तरह की चीजें हैं, जैसे आप देखें तो साउथ अमेरिका के बाजार खास करके अच्छा किए हैं, ब्राजील है, चिली है, पेरू है, बिकॉज उन सब के अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो उसमें ये सब चीजें हैं, मतलब या तो एनर्जी रिलेटेड या फिर ये कॉपर, गोल्ड, इस तरह की चीजें हैं। इवन जो अगर आप डेवलप्ड मार्केट्स देखें तो उसमें भी जो बाजारों ने अच्छा किया है वो है कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। उसमें भी वही पैटर्न है कि जहां आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप कमोडिटी में बड़े प्लेयर हैं, उन सबको फायदा हुआ है। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वाले देश हैं उनके बाजारों ने अच्छा नहीं किया है। तो आप ये पैटर्न आपको अभी फिलहाल दुनिया में नजर आता है। क्या लग रहा है इस समय करेक्शन के बाद या इवन करेक्शन दौरान आपने कहाँ पे अपने क्लाइंट्स को पोजीशन बढ़ाने के लिए बोला अट्रैक्टिव लग रहा था जो वैल्यूएशन फ्रंट पे? अगर आप ओवरऑल थीम की बात करें तो 2 चीज है कि एक तो हमारा जो बेस केस है इस वर्ष का वो ये है कि आपका करेंसी यानी कि रुपये में डेप्रिसिएशन होगा। सो ये बात मैं अभी युद्ध के बाद से नहीं, मैं देख रही थी मेरा दिवाली टाइम का इंटरव्यू है, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि 2022 में सबसे बड़ा खतरा आप मैक्रो देखें भारतीय निवेशकों के लिए तो वो ये है कि
रुपी डेप्रिसिएशन के चांसेस हाई हैं, क्योंकि एक तो रुपया बहुत समय तक एक बैंड में रहा और वहां से डेप्रिशिएट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, आरबीआई अभी तक भी इस तरह से सोच रहा है या कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, ना इन्फ्लेशन का ना ग्रोथ पे रिस्क है, और इस कारण से हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। तो जब दुनिया में सभी कहीं ब्याज दरें बढ़ रही हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है, अभी आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें तो वो 13-14% की रेंज में है। तो आप उससे अगर देखें तो हम लोगों ने सोचा है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो अब मैक्रो में आप सब चीज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज एक तरफ आरबीआई बोल रहा है कि हम लोग लिक्विडिटी बढ़ाएंगे जिससे कि ग्रोथ अच्छी रहे, और दूसरी तरफ आप रुपए को सपोर्ट करने के लिए आप रुपए हटा रहे हो मार्केट से, तो वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो होता यह है कि सरकार और सेंट्रल बैंक बहुत सारे मैक्रो वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर वो दबाव सामने आता है और हमारे हिसाब से वो रुपये में आएगा। तो जहां तक निवेशकों की बात है, आपको एक चीज तो देखनी होगी कि अगर हम लोग और यही चीज हम लोगों ने भी की है कि जो जैसे आईटी सर्विसेज हैं या अदर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, वो हम लोग खैर उसमें पहले से भी ओवरवेट थे, बट वो या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या फिर जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं कि या तो आप निर्यात करते हैं या आपका ऐसे ही आपका जो उत्पाद है उसका भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्धारित होता है, जैसा कि बहुत सारी मेटल्स या धातुओं में होता है। तो इस बार तो वहां पर काफी दो तरह से, एक तरह से उनको फायदा मिल रहा है, बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे एल्यूमिनियम के भाव देखें तो बहुत बड़े हैं, युद्ध से पहले भी और उसके बाद भी, और अगर उसके ऊपर से रुपया भी डिप्रिशिएट करता है तो आपको दो तरह से फायदा होता है। तो अभी आपको एक मैंने कहा रुपए के हिसाब से देखना है, दूसरा ओवरऑल ये जो कमोडिटी के भाव बढ़े हैं, तो आपको एक तरह से सेक्टर बाय सेक्टर, कंपनी बाय कंपनी देखना होगा कि वहां पर आपकी आउटपुट यानी जो आप बेच रहे हैं उसके भाव बढ़े हैं या आपकी इनपुट जो आप यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं वो बनाने में, उसके भाव बढ़े हैं। बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपका जो कॉस्ट बढ़ रहा है, वो जो आप होलसेल प्राइस इंडेक्स का मैंने नाम लिया 13-14%, तो एक तरह से आप सोचिए तो कंपनियों के जो कॉस्ट है, इनपुट है, उसका भाव बढ़ रहा है। तो जैसे आपने एफएमसीजी की तीसरी तिमाही के नतीजों में भी देखा था कि मार्जिन प्रेशर नजर आता है, क्योंकि आपका वो कॉस्ट बढ़ गया, आप उतना ज्यादा प्राइस बढ़ा नहीं पाए अपने जो भी आप बेच रहे हैं, चाहे वो खाने की वस्तुएं हो या शैम्पू हो या जो भी हो, उसके बाद से कुछ आपने भाव बढ़ाए हैं तो वो डिमांड कम हो रही है। तो ये एक, और अभी ये तो एक डायरेक्टली जो जो आप बेच रहे हैं उसका भाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरा एक मेन प्रॉब्लम है कि पूरी दुनिया में और भारत में भी जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उनका भाव काफी बढ़ गया है। आप एडिबल ऑयल्स को देखिए, जैसे ये है सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल या इवन पाम ऑयल, ये सब के भाव बहुत बढ़ गए हैं। तो जो उपभोक्ता है, जो पहले ही शायद उतनी अच्छी स्थिति में नहीं था या थी, और अब उसको जो अपना रोजमर्रा का खाना है उसका भाव बढ़ गया है, तो आप कहीं ना कहीं और कटौती करेंगे। तो एक तरह से बहुत सारी कंपनियों के लिए ये प्रॉब्लम हो गई है कि आपका डिमांड भी उतना अच्छा नहीं है और ऊपर से आपके जो आपका कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो आपको देखना पड़ेगा, इवन जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी जैसे केमिकल्स हैं, उसमें भी आपको एक एक कंपनी एक तरह से देखनी पड़ती है, क्योंकि कई कंपनीज हैं जिनमें जो वो बेच रहे हैं, जैसे बेसिक केमिकल्स में बहुत चीजों का भाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए वो मार्जिन पर प्रेशर है। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बट ऐसे ब्रॉड थीम आपको एक बार तो देखना पड़ेगा कि ये कमोडिटी प्राइसेस से जो भी आप सेक्टर या कंपनी देख रहे हैं उसमें क्या असर होगा, रुपी डेप्रिसिएशन से क्या असर होगा। तो हम लोगों का अभी बहुत ज्यादा बास्केट, जब पिछली बार आपसे बात की है उससे बहुत तो नहीं बदला है,
तो ओवरवेट में हम जैसे आईटी एंड टेक्नोलॉजी मैंने कहा, कैपिटल गुड्स बिकॉज उसमें एक बार साइकिल थोड़ा चेंज हुआ है तो दैट अभी भी लगता है कि वो थोड़ा कंटिन्यू करेगा। थोड़ी ऑयल रिलेटेड चीजें हैं, थोड़ा मेटल्स माइनिंग में थोड़ा देख के, मतलब हर चीज में, केमिकल्स में भी जैसा मैंने कहा, केमिकल्स में आपके कुछ हैं जिनको फायदा हो रहा है, कुछ है जिनको नुकसान हो रहा है, तो वो आपको इस बार बाजार उस तरह का है। पिछले 2021 जैसा नहीं कि जब बहुत कुछ अच्छा किया, इस बार वैसा बाजार नहीं है, आपको थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। बिल्कुल देवीना जी, आपने काफी एक्सप्लिसिटली बताया भी कि कमोडिटीज हो, मेटल हो, वहां तो आपने पोजीशन ऐड किया है और पूरा सेक्टर आप नहीं कह सकते कि बुलिश रहेगा, वहां पे भी सिलेक्टिव होना होगा। तो कोई और स्पेसेस या थीम्स आपको जो पसंद आई और अट्रैक्टिव लग रही हो, इतनी बीटन डाउन, हालांकि अब तो खैर हम लगभग 1800 पॉइंट ऊपर आ गए जब 15700 तक गए थे, लेकिन इस बीच अब आपको कोई और स्पेसेस या थीम्स अट्रैक्टिव लगती हो? हाँ, मैंने बताया ना कि जैसे और भी है, कैपिटल गुड्स हम लोग कुछ समय से ओवरवेट हैं, केमिकल्स में सेलेक्टिवली, बिकॉज उसमें का कुछ ऐसे हैं जो डाउनस्ट्रीम है, वहां पर आपको मार्जिन प्रेशर नजर आएगा, जबकि कुछ और हैं जिसमें आपको फायदा नजर आएगा। तो इस बार बहुत इवन सेक्टोरली आप एकदम ब्रॉड थीम नहीं बोल सकते कि ये वाला ले ही लीजिए, कि उसमें भी आपको हर कंपनी एक तरह से देख के लेनी होगी कि उस पर क्या असर आ रहा है। बट ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए ये कि उपभोक्ता के पास पैसा कम होगा, वो थोड़ा सा चीज है जिससे ओवरऑल थोड़ा डिमांड पर इशू रहेगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हिसाब से देखें तो ये वर्ड्स भी लगता है कि भारत आउट परफॉर्मर कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि 2021 पहला ही साल था जिसमें इंडिया ने आउट परफॉर्म किया बहुत समय के बाद। तो अभी वो वाला मोमेंटम एकदम खत्म नहीं हुआ है। देवना मैम, एक चीज़ और पता करनी है, बैंकिंग पे आपका स्टांस क्या है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने ना कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज करके कॉर्पोरेट्स की हेल्प करना शुरू किया है, जिसमें पीएलआई बहुत ही फेमस हो रहा है। सरकार के लिए भी करना इजी है और उसमें कॉर्पोरेट भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आफ्टरऑल सीधा सीधा आके बैंकिंग की दिशा को ठीक कर सकता है। आपका स्टांस क्या है इस पे? पीएलआई, हाँ, मैंने इस बारे में बात नहीं की, शायद पिछली बार की थी, कि हाँ पीएलआई भी एक और लेंस है जिससे आपको सेक्टर और कंपनीज को देखना चाहिए कि किसको फायदा होगा। बट जहां तक बैंकिंग का सवाल है, मैं जनरली तो बैंकिंग पे बुलिश नहीं रहती हूँ। मतलब अगर आप लंबे समय का देखें तो हार्डली कभी ऐसा समय होगा जब बैंकिंग पर बुलिश होंगे, पर ये है कि अब 2 साल तो बहुत अंडर परफॉर्म किया है बैंकिंग और फाइनेंस ने। मतलब आप 2020 में देखें तो शायद एक अकेला वही मेजर सेक्टर था जो नेगेटिव में था, जबकि 2020 में मार्केट इतना ऊपर गया। 2021 में ऊपर तो गया बट मार्केट से शायद आधा ही, मतलब आप इंडेक्सेस देखें तो 21 से 28% आप थे मेरे ख्याल, बैंकिंग वाज अप 11% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उस लिहाज से अब वो मतलब बहुत अंडर परफॉर्मर से मार्केट परफॉर्म टाइप का लगता है। बट बैंकिंग में हमेशा थोड़ा मैं वेरी रहती हूँ। एक तो ये ऐसी चीज है जिसमें मतलब नेगेटिव सरप्राइजेस क्रेडिट साइड पर आती रहती हैं, तो देख समझ कर लेना है। पर और अभी भी पहले मतलब आप समझिए तो 2021 तक तो हमारा वेटेज बैंकिंग में नहीं के बराबर था, अब वहां से काफी ऊपर आया है। पर अभी भी हम लोग थोड़ा तो अंडर वेट ही होंगे, अभी हम लोग इंडेक्स वेट पर तो नहीं होंगे, बट उसमें थोड़ा चूज करके 2-4 चीजें ली हैं। बट बैंकिंग हमेशा ध्यान से खेलने वाला सेक्टर लगता है, क्योंकि उसमें आपका रिस्क बहुत रहता है, लेवरेज सेक्टर है, तो मतलब आपका थोड़ी भी चीजें गलत दिशा में जाती हैं, एनपीए होता है तो वो सीधा बड़ा हिट लगता है। तो अब वो है कि अब आपका वो एक तरह से साइकिल काफी हद तक निकल गया है एनपीए का। तो और दूसरी बात ये भी है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, जो कभी ना कभी तो ऊपर जाएंगे ही, तो शुरू में बैंक्स को फायदा होता है। अंतरराष्ट्रीय बैंकों में ये चीज बिल्कुल सीधी सीधी नजर आती है कि क्योंकि होता यह है कि आपके जो लोन है वो फौरन उसमें ब्याज दर बढ़ जाती है, जबकि जो आपका दूसरा साइड है डिपॉजिट में, वो धीरे धीरे करके आप जब वो डिपॉजिट रिन्यू होगा तब आप वो रेट बढ़ाएंगे, तो कुछ समय के लिए मार्जिन एक्सपेंशन होता है। लेकिन इंडिया में वो चीज में थोड़ा सा अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जो भारतीय बैंक है उनका बॉन्ड बुक काफी रहती है, तो वो बिकॉज रिजर्व एंड ज्यादा, वो लोग रिजर्व से भी ज्यादा उसमें रखते हैं, तो वहां पर आपको हिट लगता है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस होता है।
बट फिर भी जनरली जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो शुरू में तो बैंक्स को फायदा होता है। ठीक है, देवना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे फिर से बातचीत करके।